चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं पढ़ाई पॉइंट के इस चैनल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव लेके। यहाँ पे कुछ इस वीडियो में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए जाएंगे जो कि सीधे के सीधे बिहार बोर्ड के होने वाले 12 के जो एग्ज़ाम है उसमें लड़ेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना ना भूलिएगा, वरना अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं तो डायरेक्ट आपका 2 नंबर चला जाएगा। और इस वीडियो में हम लागू तरीके क्वेश्चन बताएंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और अभी का जो टाइम है 7 से 6 दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। और केमिस्ट्री के जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चे डरे होते हैं कि केमिस्ट्री सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है और इसमें क्या पता नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई पॉइंट चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और इस चैनल पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि सीधे बिहार बोर्ड में लड़ेंगे। और आप अपने एग्जाम में जब बैठोगे तो आपका पेन रुकेगा नहीं, आप लिखते ही चले जाओगे ये हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन और आंसर के। और क्वेश्चन समझाने का भी तरीका आपको ऐसे बताऊंगा कि सीधा का सीधा आपके दिमाग में जाएगा। बस आपको करना क्या है, केवल ही केवल इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। आप सब्सक्राइब करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, बस आप केवल हमारी वीडियो देख के अपना एग्जाम में बेस्ट करो, पढ़ो और अपना रिजल्ट को एकदम सुपर फास्ट और फास्ट करो और अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करो अपने बिहार बोर्ड के इस केमिस्ट्री के मार्क्स में। और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट बहुत बच्चों को डरा के रखा हुआ है, लेकिन अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेटवर्क ठोस किस नाम से जाना जाता है। नेटवर्क ठोस किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इससे पहले मैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का है उस पर एक वीडियो बना दिया हूँ ऑलरेडी। उसमें मैंने बताया था उस वीडियो में कि ससंयोजी ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहते हैं। और उस टाइम पे मैं बोला था भी कि ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ सकता है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, आगे की बात को मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नेटवर्क ठोस को किस नाम से जाना जाता है। बस बहुत सिंपल इसका आंसर होगा। आंसर नीचे लिखा है कि नेटवर्क ठोस को ससंयोजी के नाम से जाना जाता है। ससंयोजी ठोस को नेटवर्क ठोस कहते हैं या नेटवर्क ठोस को ससंयोजी ठोस कहते हैं। बस इतना लिखते ही आपको 2 नंबर मार्क्स मिल जाएंगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने उस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट बिहार बोर्ड में लड़ने वाला है उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप जरूर उस वीडियो को एक बार चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें जो आपके सीधे के सीधे बिहार बोर्ड के एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वो भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। चलिए कुछ वैसा ही है। नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं, उसका परिभाषा और उसका एग्जाम्पल भी हमको लिखना है। और जब भी आपको कोई भी परिभाषा उसमें पूछे आप उसमें एग्जाम्पल जरूर बता दीजिएगा। इससे नंबर कटने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं या नंबर कटते ही नहीं है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल जरूर, एक दो एग्जाम्पल आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर है कि ऐसे ठोस जिनके कण सहसंयोजी बंध द्वारा पूरे क्रिस्टल में जुड़े रहते हैं उन्हें नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस कहते हैं। बिल्कुल इतना ही छोटा सा आंसर है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सब बिहार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। नेटवर्क ठोस सहसंयोजी ठोस किस मतलब किसे कहते हैं और इसका उदाहरण एक लिखिए। ठीक है, तो फिर से एक बार आंसर को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ऐसे ठोस जिनमें या जिनके कण सहसंयोजी बंध द्वारा पूरे क्रिस्टल में जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं उसे नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हीरा, डायमंड। दूसरा एग्जांपल होता है सिलिकॉन, SiO2 और ग्रेफाइट। ये तीनों एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इसमें से 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। तो जिन ठोसों में धातु परमाणु धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। बस इतना ही आंसर लिखना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इसको लघु तरीय क्वेश्चन बोलते हैं और यही सब बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और आपको अच्छे से राइटिंग बना के लिखेगा और इन सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, ये जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन और आंसर को पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। और आप चाहे तो
इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन करते चलिए हमारे साथ। आप नोट डाउन करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे के सीधे बिहार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए, आयनिक ठोस किसे कहते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऐसे ठोस जिनमें धन आयन यानी प्लस आयन और ऋण आयन माइनस विद्युत आकर्षण बल से जुड़े हो उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए, इसका परिभाषा हो गया, इसके नीचे एग्जाम्पल है NaCl, KBr, MgO। NaCl, KBr और MgO, ये तीनों उदाहरण देखिएगा ध्यान से। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और सभी क्वेश्चन के परिभाषा के साथ मैं यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया हूँ ताकि आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख सको। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि आप परिभाषा के साथ उदाहरण लिखिए, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल उदाहरण लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं, तो ऐसे एग्जामिनर खुश होकर आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा और आपका 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के पूरे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 15 क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के लघुतरीय क्वेश्चन होंगे जो कि बिहार बोर्ड 2026 के 12th क्लास में केमिस्ट्री में आने वाले हैं। और केमिस्ट्री से डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। हम पढ़ाई पॉइंट पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आपके डर को पूरी तरह से खत्म करके रख देगा। चलिए, आणविक ठोस, 5वां क्वेश्चन बोला है, आणविक ठोस किसे कहते हैं? आणविक ठोस किसे कहते हैं? चलिए आंसर पढ़ते हैं इसका। जिन ठोस के कण, अणु, मॉलिक्यूल्स यानी अणु जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं या होते हैं वे वेंडरवॉल, वॉस बॉल या वेंडरवॉल या वॉस बॉल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। आप इसका सादा सिंपल आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन ठोस के कण या मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं और वो वंडरवॉल या हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको ध्यान में रख के चलना है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और 2 नंबर में ज़्यादा लिखा नहीं जाता है। आप जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी कोशिश रहेगी। उदाहरण देखिए इसका, बर्फ, I2, CO2 और ड्राई आइस, ये सब इसके 4-5 एग्जाम्पल में दे दिया हूँ। आप इसमें से छांट के 2 से 3 एग्जाम्पल जरूर लिख दीजिएगा। ये चीज़ को भूलना नहीं है बिल्कुल भी, वरना आंसर में आपको कम मिल सकता है नंबर, ठीक है। चलिए 6ठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल में अंतर। अब देखिए, हर बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें अंतर के बारे में पूछा जाता है, यानी 2 ठोस दे दिया जाएगा उसका अंतर बताना है, 2 किसी धातु को दिया जाएगा उसका अंतर बताना है। मतलब 2 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें अंतर को एक्सप्लेन करना होता है। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन अंतर वाला भी ले लिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। इसलिए 6ठा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल में अंतर क्या है? पहला देखिए, क्रिस्टलीय ठोस नियमित यानी रेगुलर व्यवस्था में होती है और निश्चित गलनांक होता है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? अनियमित व्यवस्था होती है और गलनांक अनिश्चित होता है। यानी ये जो क्रिस्टलीय ठोस है वो नियमित रूप से सजाए गए होंगे और अक्रिस्टलीय अनियमित रूप से जैसे तैसे भी सजा दिए गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके एक एक उदाहरण देख लेते हैं अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के। क्रिस्टलीय ठोस के NaCl और डायमंड जो कि निश्चित अवस्था में सजाए गए होते हैं और अक्रिस्टलीय में ग्लास, रबड़, ये अक्रिस्टलीय होते हैं और अनिश्चित आकार में सजाए गए होते हैं, ठीक है। मैं एक-एक की अंतर लिखूंगा और एक-एक की 1-2 एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर लघुत्तरीय में पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता, सब्जेक्टिव नहीं मतलब 5 नंबर लॉन्ग आंसर में, तो मैं इसको 5-5 करके लिखवा देता, ठीक है। चलिए अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल इसमें एक ही आंसर को लिखा जाएगा और उदाहरण के साथ, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा आंसर में, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, एग्जाम्पल जरूर लिख के आइएगा। यही एक प्लस पॉइंट है हमारे इस बोर्ड एग्जाम के जो भी सब्जेक्टिव लिखने वाले बच्चे हैं और 400 प्लस मार्क्स लाने वाले हैं, वो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों से ही अच्छे नंबर मिलते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए 7वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदर्श तथा अनादर्श घोल यानी विलयन क्या है। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दोनों का हमको परिभाषा बताना है। तो पहले देख लेते हैं आदर्श विलयन का, ठीक है। जो राउल्ट के नियम का पूरी तरह से पालन करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। बस इतना ही आसान है दोस्तों, इतना लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाने वाला है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं,
हेनरी का नियम क्या है, सूत्र सहित लिखिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई बार केवल देता है 2 फॉर्मूला लिखें, उसमें में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, या किसी एक वैज्ञानिक के जो हेनरी है, वंडरवॉल है, उनके फॉर्मूला को अगर आप लिख देते हैं उसमें ही 2 नंबर मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला को आपको बिल्कुल याद करते चलना है, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा फिर। तो पढ़ लेते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है और उसका फॉर्मूला क्या है। आंसर देखिए, किसी द्रव में गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला यानी सूत्र क्या है, P इक्वल टू के एच एक्स, P इक्वल टू के एक्स, P इक्वल टू के एक्स। फॉर्मूला को बिल्कुल याद करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आप नहीं लिखे हो तो। चलिए, और यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्मूला में जो जो वर्ड यूज हुए हैं वो क्या है, जहाँ पी गैस की आंशिक दाब है, एक्स जो गुणा है वो द्रव के गैसों का मोल अंश है, और के एच हेनरी का स्थिरांक है। ये सब है, ये सब बातों को जरूर लिखिएगा। इस अगर आप इस तरीके से लिख लेते हैं सब्जेक्टिव आंसर बोर्ड एग्जाम में, तो गारंटी मेरी है 110% की। आपको अगर 10 नंबर का लिख के आएंगे तो कोई 9 नंबर तक नहीं दे सकता है, 10 नंबर के 10 नंबर बिल्कुल मिलेंगे अगर आप एग्जाम्पल और फॉर्मूला के साथ आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। वैद्युत अपघट्य क्या है, वैद्युत अपघट्य क्या है, इसका आंसर देखिए। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोलाइट विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोलाइट का रासायनिक अपघटन होना वैद्युत अपघट्य कहलाता है। किसी ध्यान से फिर से क्वेश्चन पढ़िए और फिर से आंसर पढ़ लीजिएगा। मैं आंसर को फिर से रीड कर रहा हूँ। विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोलाइट का रासायनिक अपघटन होना वैद्युत अपघट्य कहलाता है। बस इतना ही, और कुछ नहीं लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना में आपको 2 नंबर बिल्कुल मिल जाने वाले हैं। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे का वैद्युत अपघट्य का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने वैद्युत अपघट्य का प्रथम नियम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे प्रथम नियम लिखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आंसर है, इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरने वाले वैद्युत अपघट्य की मात्रा जो Q से दर्शाते हैं, के समानुपाती इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, होता है। फिर से, इलेक्ट्रॉन में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा Q के समानुपाती इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान m होता है। यहाँ पे m समानुपाती Q या m इक्वल टू ZQ, ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूला में ये सब क्या है वो नीचे आपको दर्शाया गया है। देखिए यहाँ फॉर्मूला में Z क्या है, एक वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जहाँ वे Z इक्वल टू वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। इस सब बातों को आपको एग्जाम बोर्ड के आंसर शीट में लिख के जरूर आना है, इससे नंबर आपको कटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी और आपको पूरे के पूरे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबल तथा दुर्लभ वैद्युत अपघट्य की व्याख्या कीजिए। प्रबल तथा दुर्लभ वैद्युत अपघट्य की व्याख्या करना है, ठीक है। इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में पूर्णतः आयनीकरण होता है, जिसका आयनीकरण पानी में पूरी तरह यानी जल जिसे H2O बोलते हैं उसमें हो जाए, वो क्या है, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट है। दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पानी में आंशिक आयनिक हो, जो पूरी तरह से ना घुले, उसे क्या है, पानी में ना घुले, उसे दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दोनों का देखिए 3 एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, इसमें से आपको 2 एग्जाम्पल मोस्ट लिख के आना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है, HCl, NaOH, NaCl। और दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट का CH3COOH, NH4OH, CH3COOH, NH4OH। ये 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहल यानी KOH के साथ कराने पर क्या बनता है। देखिए आपको अभिक्रिया वाली भी क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें रिएक्शन कराने के बाद कैसे कैसे पदार्थ बनते हैं, रिजल्ट क्या बनता है, अवक्षेपित क्या होता है, ये सब बातों को ध्यान देना है। और यहाँ पे मैं पूरी अच्छी तरह से नोट करके लिख दिया हूँ। चलिए अब आपको देखते हैं, आंसर पढ़ते हैं। एल्कोहल KOH के साथ इथाइल ब्रोमाइड से एथीन बनता है, ठीक है। एल्कोहल KOH के साथ इथाइल ब्रोमाइड से एथीन बनता है। यहाँ पे उसका फॉर्मूला सूत्र लिखा हुआ है, ध्यान से सूत्र को पढ़ लीजिए। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखे। C2H5Br हो गया प्लस KOH, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे और देखो अभिक्रिया करने में क्या बन गया, C2H4 प्लस
KBr प्लस H2O। यहाँ पे जल अलग हो गया है निकल के। चलिए यही इसका फॉर्मूला बन गया है, यानी हमें अभिक्रिया कराने के बाद कुछ ये रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप आसानी से लिख के अपना 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीथेन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया लिखिए। मीथेन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो चलिए फर्स्ट है, मीथेन का क्लोरोनीकरण करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। मीथेन का जब हम क्लोरोनीकरण कर देते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। CH4 प्लस 3Cl2, और यहाँ पे अभिक्रिया Hp करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा CH3 प्लस 3HCl बन जाता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा। अगर अपक्रिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसा अभिक्रिया करके दिखाना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम लोग आ चुके हैं 14वें नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व क्यों होते हैं। किसी भी संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व क्यों होते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है डी उपकोष की। अब देखिए इसका आंसर है डी, क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे संक्रमण श्रेणी में केवल 10 ही तत्व क्यों होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ आंसर लिखना है कि अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए उसका श्रेणी क्रम 10 है। इसलिए प्रत्येक डी ब्लॉक श्रेणी में 10 तत्व होते हैं। जो भी पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन है, वो पीरियोडिक टेबल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उससे 5 नंबर और 2 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से ही है, तो पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट को। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बच चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। जो संक्रमण तत्व है, जो यौगिक बनाते हैं तो वो रंगीन यौगिक हैं, वो क्यों होते हैं उसका एक्सप्लेन किया गया है। देखिए संक्रमण तत्व में युगात्मिक डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं और वो वापस आते समय प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये इसका कुछ आंसर है। एक बार फिर से आंसर को पढ़ लेते हैं। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करते हैं, उच्च स्तर तक जाते हैं, उच्च स्तर तक जाएंगे, फिर वापस जब वो आते हैं, आते समय प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। जो प्रकाश निकलता है वो रंगीन होता है, इसलिए रंगीन यौगिक दिखाई देते हैं। तो कुछ ये आपके सामने रहा 15 के 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि बिहार बोर्ड के 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान में रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कॉपी में भी नोट डाउन कीजिएगा। और पढ़ाई पॉइंट आपके साथ एग्जाम के बाद और एग्जाम के पहले दोनों तरीके से जुड़ा रहेगा। जिस प्रकार का आपको मदद चाहिए आप केवल कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो तुरंत आएगा। पढ़ाई पॉइंट बिल्कुल आपके साथ है, आप पढ़ाई कीजिए पढ़ाई पॉइंट के साथ, और एग्जाम में अपने बेस्ट स्कोर लेके आइए। बिल्कुल 400 प्लस मेरिट लिस्ट में लेके आइए, और कमेंट में अपना कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा रहा। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।